अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाजरीन, भारत इस वक्त अंदरूनी बैरूनी महाजों पर संगीन सवालात की जद में है। नेपाल में भारतीय मीडिया के खिलाफ अवामी गुस्से ने यह साबित कर दिया कि जानिबदार रिपोर्टिंग को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्टर्स को धक्के दिए गए, कैमरे छीने गए और गो बैक इंडियन मीडिया के नारे भी बुलंद हुए। अवाम ने पैगाम दिया कि मीडिया अगर सच न दिखाए तो खुद खबर बन जाता है। लेकिन ये रद्द-ए-अमल सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं, खुद भारत के अंदर भी एक बड़ी बेचैनी जन्म ले चुकी है। रियासत बिहार से शुरू होने वाला भारतीय फौजियों का एहतजाज अब मुल्क गिर दायरे में फैलने की धमकी दे रहा है। फौजी जवान खुलेआम कह रहे हैं कि जरूरियात पूरी न होने और मराद न मिलने पर वो मजीद खामोश नहीं रहेंगे। इस हवाले से दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक इस बेचैनी की तीन बड़ी वजूहात हैं। एक, भारतीय फौज का मुराल तेजी से गिर रहा है क्योंकि लीडरशिप उन्हें कौमी सलामती की बजाय सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करती है। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ झूठी जारियत, कश्मीरियों पर मजालिम और अकलियतों के खिलाफ पॉलिसियों ने खुद फौज के अंदर मौजूद मुख्तलिफ बरादरियों को बददिल कर दिया है। और तीसरा, जब फौजी अपनी जान देते हैं तो न सियासी क़यादत उनकी कुर्बानियों को मानती है, न फौजी कमांड उनका हक अदा करती है। जबकि सूरत हाल यह है कि नेपाल में भारतीय मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और भारत के अंदर फौजी सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। ये दोनों वाकयात मिलकर एक बड़े सवाल को जन्म दे रहे हैं। क्या भारत अपने इदारों को सिर्फ वक्ती सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करके अंदरूनी खलफिशार को बढ़ा रहा है? क्या मीडिया और फौज जैसी ताकतें अवामी एतमाद खो दें तो रियासत अपनी बुनियादों पर खड़ी रह सकती है? सवाल तो यह भी है, या फिर यह सब महज वक्ती शोर है जो जल्द दब जाएगा? ये हैं वो सवालात जो आज पूरे खित्ते के लिए अहम है और जिनके जवाब जानना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आप दिफाई तज्जियाकार हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। साथ ही साथ खालिदा गौस साहिबा जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट हैं, आपको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आऊंगा, ये बताइएगा, फौज जैसे डिसिप्लिन इदारे के अहलकार अगर एहतजाज पर उतर आए तो क्या भारत की ये बड़ी नाकामी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं दिफाई तज्जियाकार के साथ पॉलिटिकल पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूँ। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा बड़ा ओहदा है बजाय दिफाई तज्जियाकार के। जहाँ तक ताल्लुक है मोहम्मद अली साहब की बात का, मेरे ख्याल में ये उनका अपना तज्जिया होगा। जी, मैं ज़रा चीज़ों को फ़र्क एंगल से देखता हूँ। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जो बात है वो है भारतीय फौज की ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग के अंदर वो पहले रशियन इक्विपमेंट के ऊपर और रशियन तर्ज के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे। और उससे पहले देहरादून के अंदर जो उनकी एकेडमी है, जिस तरह हमारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल है, इस तरीके से देहरादून के अंदर उनका ब्रिटिश राज का जो सिलसिला था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी थी, उसके हिसाब से वो काम कर रहे थे। अब उसके बाद उन्होंने जो है वो रशिया की तरफ जो है मूव किया और रशियन इन्फ्लुएंस को जो है वो लेके आगे बढ़े। फिर जो है वो जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो भारत ने जो है वो अमेरिकनाइज्ड अपने आप को करने की कोशिश की। तो ना वो बरतानवी रहे, ना वो रूसी रहे, ना वो भारतीय रहे और ना ही वो अमेरिकन बन सके। अब जब उनका इक्विपमेंट एक दरमियान में एक इक्विपमेंट खत्म हो रहा है सोवियत यूनियन का, और दूसरी तरफ जो है वो उनका अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर जो है अभी हाथ नहीं बैठा। दूसरी बात यह है कि उनकी ट्रेनिंग का म्यार जो है वो बिल्कुल चूं चूं का मुरब्बा बन गया, क्योंकि एक तरफ जो है मैंने जैसे गुजारिश की कि एक तरफ रशियन जो है थेरी है, एक तरफ जो है बरतानवी थेरी है और एक तरफ अमेरिकन थेरी है। इस सारे के अंदर जो है भारत को जो है समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। तीसरी बात यह है कि उनकी फौज के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। माजी के अंदर बोफरगंज का स्कैंडल था राजीव गांधी के दौर में, जी, और वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। उसके बाद जो है वो स्कैंडल उनके एक आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो है, जो कि इंडियन नेवल शिप विक्रांत थी, उसके ऊपर जो है वो खरबों का जो है वो एक लूट मार थी। फिर जो है उनके हेलीकॉप्टर स्कैंडल्स आए, और फिर जो उनका जो अब लेटेस्ट स्कैंडल है वो है उनका राफेल जेट के ऊपर, जहां 1700 करोड़ का जो है उनके ऊपर टैग लग गया। अब तीसरी जगह जो है वो ये है कि भारतीय जो असला इस टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है, उनका जो है वो ट्रिगर फंस जाता है और उनकी जो फायरिंग पिन है जो गन्स की है वो नहीं चलती। इसके ऊपर आपको याद होगा कि जब पाक भारत जंग शुरू हुई तो उससे पहले जो है भारतीय जो नदरन कमांड के सरबराह थे, उनको जो है वो फौज से फारिग कर दिया गया, जो कि डेप्यूटी जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे थे और उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे थे। अब इतने सीनियर कमांड को फारिग करना
क्या वजूहात थी। तीसरी जगह जो है वो पूरी जगह लानतान हो रही है भारत की फौज की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर, जबकि सियासतदान जो है वो अपनी सियासत खेल रहे हैं फौज के ऊपर और फौज को बलि का बकरा बनाया हुआ है। ये वो तमाम बातें हैं, ना उनको खाना मिलता है, इससे पहले वीडियोस आ चुकी जिसके अंदर उन्होंने कहा खाना नहीं मिलता। बिहार जी। के अंदर जो है वो अपनी वर्दी के अंदर जो है वो तकरीबन 11वां-12वां दिन है जो फौजी बैठे हुए हैं। इससे पहले जो है 25 अगस्त को उन्होंने एहतजाज किया, जहां 114 ड्राइवर जो थे आर्मी सप्लाई कोर के, उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने जो है रिटायर्ड अफसरान और जो सिपाही थे उनके साथ मिलकर एहतजाज किया। 2 लाख के करीब फौज तैनात है बिहार के अंदर और इस टाइम पे वो स्ट्राइक के ऊपर है। दुनिया के अंदर जो 4-5 अभी हालिया वाकयात हैं, तुर्किया के अंदर जब अवाम सामने आई फौज के, तो लोगों ने फौज को जो है गले लगाया और सियासतदानों का रुख किया। पाक जो फिर हम देखा कि जब नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, या तमाम जगह पे जो है वो फौज एक बफर के तौर पे आई। और हद ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के जब आए तो उन्होंने भी अपनी फौज को जो है निशाना नहीं बनाया। लेकिन भारत जहां एक मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के लिए एक बफर का किरदार फौज अदा करती है, ऐसे वक्त के अंदर भारत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आखिर क्या वजह है कि भारत के अंदर जिन लोगों ने जो है दवाई दिल देनी थी, जिन लोगों ने जो है वो मुल्क की सालमियत और जो हिफाजत है उसका बीड़ा उठाया था, आज अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो कल को अगर भारत में कोई खलफशार पैदा होता है तो इसमें फिर फौज, इसका मतलब है कि वो अवाम के साथ जाके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो भारतीय जो हुकूमत है उसके जुल्म को जो है वो सह नहीं सकती और वो अपनी मांगें पूरी करने के लिए आज सरापा एहतजाज हैं। ये भारत के ऊपर, ये भारत की सिक्योरिटी के ऊपर, ये भारत की खारजा पॉलिसी के ऊपर, ये भारत की दिफा पॉलिसी के ऊपर मेरे ख्याल में एक जनाटेदार थप्पड़ के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं दोबारा। खालिदा साहिबा, आप बताइएगा, नेपाल में पार्लियामेंट तहलील हो गई, आपकी नज़र में पार्लियामेंट की तहलील के बड़े असबाब क्या थे? देखिए, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं इसके अंदर हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो देखा ही है, और नेपाल के अंदर हम काफी अरसे से वक्तन फवक्तन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते ही रहे हैं। उसकी बड़ी वजह जो है वो करप्शन अपने आप में हमने देखा है कि एक वजह रही है। मगर यहाँ पे जो है इस मर्तबा जो हमने देखा है, और एक यूथ का किरदार जब हम देखते हैं तो वो एक बहुत एक नए अंदाज में सामने आता हुआ दिखता है। तो वो आप ये जो वॉइसेस है ना, पीपल्स वॉइस, और इसका एक जो किरदार है, चाहे आप नेपाल के अंदर देखें या दुनिया के अंदर देखें, उसको आप रोक नहीं सकते, आप जबरी तौर पे नहीं रोक सकते हैं। तो करप्शन अपने आप में तो एक वजह है, मगर सोशल मीडिया और उसका इस्तेमाल जो है उसको आप, क्योंकि इसका इस्तेमाल मल्टीफेसेटेड होता है जी। तो अगर आप इसको ये देखें, और वो एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, यूथ जो होता है वो अपनी उसको मस्बत अंदाज में भी इस्तेमाल करते होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यूथ का जो एक चेंजिंग रोल है वो आप खाली नेपाल के केस के अंदर ही नहीं या बांग्लादेश के अंदर ही नहीं, मगर दुनिया में आप ये देख रहे हैं बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी वो बहुत सी चीजें अपने हाथ के अंदर ले रहे हैं यूथ जो है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिवायती तौर पे भी नेपाल के अंदर रही है, वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि वहाँ की हुकूमतें चैलेंज रही है। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। मगर आई थिंक हुकूमतों को समझना चाहिए कि बिलुमूम ये बात समझना चाहिए कि हालात अब बहुत बदल गए हैं इसी, क्योंकि जो रोल है वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का भी और यूथ जो है वो अपने हाथ के अंदर लेती है। तो आप यहाँ पे जो है नेपाल के अंदर
वो आप रिवायती तौर पे भी देख रहे हैं, मगर करप्शन और ये सोशल मीडिया का जो है वो बेचैनी और एक उनके अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन दिखती है, उसको आप एड्रेस जो है जबर के जरिए या बलहावे के जरिए नहीं कर सकते। और आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है, या ये एक चीज मैं और कहूंगी, ये जो डिस्पैरिटी माशरती सतह पे है ना, वो बेचैनी बहुत क्रिएट करती है। तो आप अगर नेपाल को जिसने भी विजिट किया होगा, वो उसने वो ये समझता होगा कि वो वहां पे माशरे पे डिस्पैरिटी जो है, सोशल डिस्पैरिटी, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, वो बहुत इंटेंस है। तो मेरा ख्याल एक हद तक की जो नौजवान है वो खामोशी या अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत मेजर एक वजह है, तो इसको एड्रेस करना चाहिए था। तो आई थिंक ये बहुत इंटेंस एक बहुत मेजर वजह थी, जिसकी वजह से आप डिस्पैरिटी के इश्यूज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये लेसन्स आप चाहे केन्या को देख लें, चाहे दूसरे ममालिक को देख लें, तो ये अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, साउथ एशियन कंट्रीज हो, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो हैं वो बहुत मेजर वजह बनती है रिवोल्ट्स की और इस किस्म के पॉलिटिकल वायलेंस की। और यही वजह नेपाल के अंदर भी बनी है। करप्शन तो हम एक लफ्ज कह देते हैं ना, मगर उसके पीछे जो होती है वो रिजेंटमेंट होती है, वो नाराजगी, वो बरहमी होती है, कि जो कि आपको ये बहुत सामने आती हुई दिखती है। तो आई होप कि इतनी पीसफुल कौम जो कि मानी जाती थी, वरना नेपालीज जो है वो फितरतन इतने वायलेंट कौम नहीं है कि जो इतनी तशद्दुद पे उतरे, मगर ये जो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती हैं, ये इंसान को फिर मजबूर कर देती हैं उस तरफ ले जाने के लिए। तो इट्स हाई टाइम कि उसको एड्रेस करना चाहिए। सही। अब्दुल्ला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक जानिब नेपाल में जानिबदार रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया की जानिब से की जा रही है, जिसपे नेपाली आवाम या नेपाली नौजवान जो है सरापा एहतजाज हुए, गो बैक इंडियन, मीडिया के भी वहाँ नारे लगाए गए, सदाएं बुलंद हुई। एक जानिब जब उनके अपने ही कंट्री में, भारत में, जब फौजी बिहार में एहतजाज कर रहे हैं, उसको कवरेज नहीं मिल रही। क्या जनाब ये दोहरा मायार नहीं है? म्यार तो दोहरा है, मतलब इसमें तो बल्कि कोई म्यार ही नहीं है। अभी जो पाक भारत जंग हुई जिस तरीके से, और जिसके अंदर इतनी मेरे ख्याल में जाहिलाना रिपोर्टिंग की गई कि मैं उसको एब्सर्ड के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। मतलब वो कोई सहाफत के असूल नहीं है। लोगों के मुंह से झागे निकल रही हैं, पागल हो रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जैसा एक पागल बावला कुत्ता जो है वो भौंके जा रहा है। मैं तो उसको यही कहूंगा, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। और इसी तरीके से जो है वो उनके जर्नैलों को देखें, वो लगता है कि किसी पागल खाने से उठ के आए हैं, कि मुंह से रालें टपक रही हैं और पता नहीं वो बावलों की तरह जो है वो कर रहे हैं। भाई जब तुम फौज में थे तुमने कर लेना था ना, और अगर कोई अरमान रह गया है तो अब कर लो। अभी हम बैठे हुए हैं, तो आके जो शौक पूरा करना है कर लो। अभी इसी तरीके से मैं वो उसकी बख्शी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो आप देख लें कि वो यही कहते थे ना भारतीय मीडिया, कि जी वो आईएसआई ने एक ऑफिस बनाया हुआ है जो कि 5वीं मंजिल के ऊपर है, सरीना काबुल के ऊपर। भाई सरीना काबुल की 5वीं मंजिल है ही नहीं, और आप जो है वो ये बातें करें ना, ये क्या घटिया है मेरे ख्याल में। इसको ये तो जर सहाफत की मिसालें रकम करता जा रहा है भारतीय मीडिया। ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोल मीडिया हो गया है ही नहीं। ये देखिए, इसी वजह से आपको मालूम शायद नहीं है कि भारत के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी चैनल देखे जाने लगे। और जब पाक भारत जंग हुई तो उसके अंदर पाकिस्तान के जो चैनल थे उनकी जो तकरीबन 7 करोड़ लोग जो थे वो पाकिस्तानी चैनल देख रहे थे, जब पाक भारत जंग से पहले। जब जंग शुरू हुई तो उस टाइम पे इनकी तादाद बढ़ के जो है वो तकरीबन 18 करोड़ हो गई। तो इसके ऊपर भारत ने बैन लगा दिया पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। जो जितने भी अरुंधति रॉय और इसी तरीके से जो वो क्या नाम है गुप्ता, और वो कई ऐसे अहम नाम जो है जो कि छोड़ गए, और उन्होंने भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि मोदी और उसके यारों ने खरीद लिए हुए हैं, उन लोगों का ये अब सारा काम होता है। तो ये बात तो किसी न किसी तरह से अब्दुल्ला साहब दुरुस्त हो गई कि ये जो है गोदी मीडिया बना हुआ है।
तो इसका नाम गोदी से चेंज करके फिर मोदी मीडिया ही रख देते हैं। हाँ, वो तो गोदी मीडिया जो है वो तो खुद भारतीयों ने नाम दिया ना। उनका जो एक साबिक जो एक मेरे ख्याल में जो इनके सहाफी थे, क्या नाम उनका ज़हन में मेरे नहीं आ रहा, वो इनके बकायदा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सरबराह रहे, उन्होंने गोदी मीडिया का नाम दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया। मसला यहाँ यह है कि ये सारा कुछ जो है अब आप लोगों की आंखों में कब तक धूल झोल सकते हैं। अब ये सिर्फ इनको नेपाल में जूते नहीं पड़े, इससे पहले बांग्लादेश में जो है वो जूते खा के गए। भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उनकी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, उनकी डिफेंस पॉलिसी, उनकी जो मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, तमाम की तमाम जो है वो जमीन बोस हो गई बांग्लादेश के अंदर और अब नेपाल के अंदर हो रही है। नेपाल का मैं आपको गुजारिश कर दूं कि सबसे ज्यादा औरतों को वहां से अगवा किया जाता है और भारत के अंदर जो वहां फहाशी के अड्डे बने हुए हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े अड्डे तस्वर किए जाते हैं, मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए, उसके अंदर नेपाली खवातीन को लाके जबरदस्ती जो है वो उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस बात के ऊपर बाकायदा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, ये मेरे कोई अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि नेपाल के अंदर एक बहुत भारत के खिलाफ वैसे ही नफरत थी। आपको शायद ये इल्म होगा कि गोरखा बटालियंस, जो कि एक बरतानवी जब साम्राज्य मौजूद था तो बाकायदा गोरखा बटालियंस हुआ करती थी और गोरखा बटालियन जो थी ये सबसे बहादुर लोग समझे जाते थे, ईमानदार लोग समझे जाते थे और ये थे नेपाली। आज भी जो भारत के अंदर, मलेशिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रस्ट वर्दी सिक्योरिटी गार्ड, वो सारे के सारे जो है वो नेपाली हैं। तो नेपाल का एक बड़ा, ठीक है कि वो एक हिंदू रियासत जरूर है, लेकिन उसके अंदर ज्यादातर हिंदू मत जो है वो प्रैक्टिस होता है, लेकिन वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया के साथ और एक हेट्रेड का रिश्ता है। 250 साल नेपाल के अंदर बाकायदा मॉनर्की रही और फिर 1951 के अंदर वहां एक जो राजा थे उन्होंने फिर डेमोक्रेसी, एक हल हिनकती भिनकती डेमोक्रेसी लेके आए, जो 1957 में नए राजा के आने के बाद वो भी खत्म हो गई। 2008 में फिर इलेक्शन हुए और फिर ये शर्मा साहब जो थे, शर्मा ओली, ये जो है वो 5वीं दफा वजीर आजम मुंतखब हुए। यानी कि एक नंबर ऑफ जो है वो क्राइम्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे अभी हमारी गेस्ट जो है वो उन्होंने कहा कि जी वहां करप्शन है, लेकिन करप्शन जो है वो किस जगह नहीं है। क्या श्रीलंका में करप्शन के ऊपर जो है इनकलाब नहीं आया? क्या बांग्लादेश के अंदर करप्शन, नाइंसाफी, गरीब और अमीर के तबकाती फर्क की वजह से नहीं आया? क्या नेपाल के अंदर यही बात जेन जी नहीं कर रही? और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं जिस जगह भी हैं, ये तमाम के तमाम नौजवान हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में तालिबान आए, वहां ईरान में पासदारान आए, चीन में इनकलाब आया, वहां भी जवान थे और माओ के साथ सारे लोग जवान खड़े हो गए। और फिर यहाँ जो है वो श्रीलंका में जवान थे, बांग्लादेश में जवान थे, यहाँ आपके नेपाल में जेन जी थी, तुर्किया के अंदर जो नौजवान थे, अरब स्प्रिंग के अंदर जो है जवान थे। और ये सब की बुनियादी वजह जो थी वो करप्शन और इस्तेहसाली निजाम था। जी बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल्ला हमीदुल साहब। लेकिन एक चीज़ नाजरीन मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि तमाम ममालिक में इनकलाब आए और पाकिस्तान में सिर्फ बारिशें और सैलाब आए। ये बात आप चाहे तो अज़रा मजाक भी ले सकते हैं, लेकिन तल्ख हकीकत यही है। खालिदा साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझती हैं जिस तरीके से इंडिया ने किसी वक्त में हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश को कंट्रोल किया हुआ था, आप समझती हैं इसी तरीके से नेपाल को भी कंट्रोल किया हुआ था? अब भारतीय तसल्लुत अब ख़त्म हुआ है नेपाल से? देखिए, एक बात हमें समझना पड़ेगी, एज अ पाकिस्तानी हम जो चाहें वो बैशिंग कर सकते हैं जी। मगर देर कुछ होती हैं जो पॉलिटिकल रियलिटीज होती हैं और मुल्कों की एक तारीख होती है जी। उसको हम मस्त नहीं कर सकते। नेपाल जो है वो हेविली डिपेंडेंट रहा है ऑन इंडिया, एक ये हकीकत रही है और उसमें आना जाना भी रहा है। उनके ताल्लुकात भी रहे मगर उनकी डिपेंडेंसी का भी एक रहा है, ठीक है। मगर हमें ये भी पता है कि उनकी आपस के इख्तलाफात भी रहे, ठीक है, उनके डिफरेंसेस भी रहे। मगर हमें ये भी पता है कि जब मैं कहती हूँ कि वहां पे करप्शन और क्विक सक्सेसिव चेंजेस हमने पिछले 15 से 18 साल के अंदर हमने उसमें 12 हुकूमतों को तब्दील होता हुए देखा है। मगर जब मैं कहती हूँ सामान्य, आप ये देखिए 15 से 18 साल के अंदर दुनिया के अंदर नौजवानों के अंदर कितनी
किस नौयत की तब्दीली आई है एज फार एज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इज कंसर्न। तो वो आपको उसको एक इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि दुनिया में अभी मेरे जो मोहतरम साथी हैं उन्होंने बताया, अरब स्प्रिंग का भी बताया और मुख्तलिफ जगहों का उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत स्विफ्टली और खूबसूरती से उसका अहाता किया है जी। तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है ना, ये सब जगह पे आ रही है। और ये बेसिकली जो इसका, अगर आप इसको कोई भी एनालाइज करके पेपर निकालेगा तो वो ये देखेगा कि एक्चुअली ये जो सोशो इकोनॉमिक, ये जो गुर्बत माशरती सतह पे और माशी तौर पे ये जो डिस्पैरिटीज होती है ना, वो इन सारी चीजों को ज्यादा एक्सपेडाइट कर देती हैं इन चीजों को। तो एक तो चीज ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर जब हम कहते हैं कि मोदी का जोर इस नौयत से चला है, मोदी मीडिया एंड ऑल दैट, क्योंकि मैं ट्रैक 2 का हिस्सा रही हूँ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रैक 2 का, और 18 साल 20 साल रही हूँ, निमराना तो मेंबर रही हूँ मैं। तो देखने में ये आता है कि जो सोसाइटीज भी जब रेडिकलाइज्ड होती हैं, और हिंदुस्तान की रेडिकलाइजेशन एक यूनिक स्टडी है क्योंकि वहां पे सिर्फ मजहबी तौर पे रेडिकलाइज नहीं हुए, वो पॉलिटिकली भी रेडिकलाइज्ड हुए। तो जब पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन भी हो और मजहबी रिलीजियस रेडिकलाइजेशन भी हो, तो वहां पे इंतहा पसंदी जो होती है वो बहुत बहुत ही खतरनाक हो जाती है। और फिर नतीजा ये निकलता है कि उनके मीडिया में भी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डाइवर्सिटी नहीं होती है, दूसरे मुल्कों की भी और दूसरे माशरों की भी और दूसरे मज़ाहिब की भी, और उनके अपने मुल्क के अंदर भी डाइवर्सिटी की बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अब आप देखिए कि उनकी फौज जो है, ये हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर कितने हैं जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। तो इनकी फौज को तो बहुत माहिर होना चाहिए था क्योंकि ये तो टोटली ऑन हाई अलर्ट रहती हैं। इनके नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज तो बिल्कुल, और कश्मीर के अंदर ये कब से अपने 7, 8, 9 लाख फौजी लगाए हुए, तो इनको तो फुल्ली, जिसे कहना चाहिए, टोटली अपग्रेडेड होना चाहिए हर चीज के अंदर। तो ये तो मगर उसके बावजूद भी ये जिसे कहते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी मायूस कुन रही है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। आपने देखा कि जो पिछले दिनों हमारे साथ इनकी हुई, तो इनकी डिवीजन इज सो ब्रूटल कि किसी ने किसी को मारा कि इस बुनियाद पे कि वो सिख था फौज के अंदर, तो उसकी लॉयल्टी को क्वेश्चन किया। खातून आके बोलती है तो उसको इस बेसिस पे क्वेश्चन किया कि वो मुसलमान थी। तो हिंदुस्तान के अंदर ये जो डिविसिवनेस है, ये मल्टी फेसेटेड डिविसिवनेस है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर बेशक दूसरे मज़ाहिब के लोग बहुत कम रह गए, मगर हम इतनी घटिया नौयत पे नहीं पहुंचे कि हम उनकी लॉयल्टीज को इस नौयत से क्वेश्चन करें। जी, तो आई थिंक बिल्कुल दुरुस्त बात कही खालिदा साहिबा। मैं फिर आता हूँ नेपाल की सूरत हाल पर। इससे पहले मैं अब्दुल हमीद गुल साहब आपसे जानना चाहूँगा, भारत की फौज ही एहतजाज कर रही है, क्या ये लगता नहीं है कि भारत अब अंदरूनी तौर पर कमजोरी की तरफ गामजन है? देखिए, भारत को डिवाइड कर दिया गया है ना नजरियाती तौर पे। वो भारत जो राइजिंग और शाइनिंग भारत था, वो भारत जो सेकुलर और लिबरल भारत था, और अब जो भारत है वो भारत है जिसने नथुराम गॉडसे, जिसने गांधी को कत्ल किया था, वो उसके मुजस्मे भारत में आवेजा हो रहे हैं। ये भारत जो है ये इंतहा पसंद भारत है। ये भारत जो है ये एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म करता है। ये कतर के अंदर, ये कनाडा के अंदर, बरतानिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में टेररिस्ट भिजवाता है। ये नेबरहुड को टेरराइज करवाता है। ये नफरतों के बीज बोता है। ये कौमियतों के अंदर जो है तफरीक डालता है। नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सारे इलाके जो है जल रहे हैं। रेड कॉरिडोर जो है वो एक मुसीबत बन चुका है उनके लिए। चीन के साथ लड़ाई, नेपाल के साथ लड़ाई, बांग्लादेश के साथ लड़ाई, भूटान की जिंदगी हराम, श्रीलंका के साथ जो है वो लड़ाई, यानी पाकिस्तान से लड़ाई,
इन्होंने छोड़ा किसको है? मसला ये है कि ये चाणक्य के फॉर्मूले पे और चल दूसरे रहे हैं। ममालिक में क्या दहशतगर्दी चाणक्य भी का ये फैलाना, कहता है दूसरे जी ममालिक में दहशतगर्दी भी फैलाना, प्रॉक्सीज और माइंडसेट जो है वो यकसर तब्दील करके रख देना, हिंदुत्व का प्रचार करना, ये क्या मामला है? क्यों भारत इन ओछे हथकंडों को नहीं छोड़ता? जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना जी, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, जी वही बात आ गई ना। देखिए, भारत जो है उसका एक फॉर्मूला है ना जी चाणक्य का। वो कहता है कि योर नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर नेबर इज योर फ्रेंड। यानी कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी तुम्हारा दोस्त है। अब आप ईरान के साथ ताल्लुकात देखें, अब ईरान को समझ आ गई। ये जी, जो मार्का हुआ उसके अंदर 76 लोग जो थे वो उन्होंने पकड़ लिए, जो कि बाकायदा बिल्कुल ईरान के लिए इसराइल भी के लिए बहुत बड़ा स्पाई आई कर रहे ओपनर थे। था जब इसराइल से वॉर जब छिड़ी। जी जी बिल्कुल, देखे ना, वो पकड़े गए और फिर अब एक वहां पैराडाइम शिफ्ट जो है इट हैज टेकन प्लेस। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि आप एक तरफ रशिया का ऑयल भी खरीद रहे थे और वो ऑयल जो है वो किसी और को नहीं मिल रहा था, वो अंबानी साहब जो है वो लेके वहां आगे बेच रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जो कतर सॉरी इराक और सऊदी अरब दोनों ने उनको ऑयल बेचना बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए जो झटका है, 10 लाख बैरल और इसी तरह 20 लाख बैरल। अब ये तमाम बातें जो हैं भारत का और फिर जो अमेरिका के साथ उन्होंने जो एक अपनी मुआशका बढ़ाया हुआ था वो भी पता चल गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने जलील किया है वो शायद तारीख में इतनी जिल्लत शायद ही किसी को मिली हो। तो मेरा ख्याल है कि आए दिन उनके लिए 40 दफा से ज्यादा बोला कि इनके 7 तैयारे गिराए, पाकिस्तान जो है वो उसकी तारीफ की गई। नरेंद्र मोदी पे जो है वो पहले 25% फिर मजीद 25% टैरिफ आयद किया लेकिन गया। अब्दुल्ला साहब फिर फिर उनकी दोस्त भी करार दिया 283 जा रहा है, बिलियन। फिर ट्रंप साहब उन्हें अपना दोस्त भी तो करार दे रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं डबल हाँ, पॉलिसी खेल रहे हैं। ट्रंप साहब तो हैं ही डबल क्रॉसर, ये तो पूरी दुनिया जानती है। वो हर जगह पे जो है वो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करते हैं। ये पाक भारत जंग कराने में भी उनका एक बहुत बड़ा किरदार है और लेकिन वो रुकवाने तो में भी कहते हैं कि शायद रुकवाने में क्या सबसे किरदार बड़ा है। किरदार मेरा है, मैंने 4 जंगें रुकवाई, 5 जंगें रुकवाई। और जी पहले वाली स्टोरी भी सुने ना, जी जी पहले शुरू करवाने वाला कौन था? वो भारत को टेस्ट करना चाह रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। साउथ ईस्ट एशिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहला रहा था और फिर नतीजा क्या निकला? जब वो मैदान जंग आया तो पाकिस्तान ने उनको जूते मारे। वो इसराइल के साथ भी उन्होंने ये देखे ना, जब इसराइल को मार पड़ना शुरू हो गई और कमर टूट गई इसराइल की, तो उन्होंने फटाफट जाके जो है बमबारी शुरू कर दी अपने स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए ईरान के ऊपर। तो ये एक बड़ा, और अभी भी आप कतर पे देख लें कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। आप जो है वो जब ईरान से जब मिसाइल आते हैं तो आप मार गिरा देते हैं, लेकिन जब जहाज आते हैं इसराइल से तो आप जो है वो ठंडे ठार बैठे रहते हैं। ये आपकी सारी इसके अंदर प्लानिंग है। लेकिन मैं जो भारत के ऊपर अगर सिर्फ बात कर ली जाए, भारत के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। 6 मिसाइल उन्होंने, जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो उन्होंने अमृतसर के ऊपर मार दिए। फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने उससे पहले किया वहां। फिर उसके बाद अभी ये रिसेंटली जो है, जो अभी किसानों के मुजाहरे हुए, 800 पता नहीं कितने लोग, उन्होंने 861 लोगों को जो है वो वहां मार डाला और सिखों ने जाके खालिस्तान का परचम जो है वो लाल किले पे लहरा दिया। ये जी तमाम बातें हैं, दिखे ना। फिर वहां दलितों के साथ जो हरकतें हो रही हैं, एक मतलब जलील करके रख दिया कौम को। फिर उसके बाद जो जिस तरीके से क्रिश्चियंस को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, जी मुसलमानों की मसाजिद को मस्मार किया जा रहा है। अभी हजरत बल के जो मजार है उसके ऊपर जाके जो है वो शिव का मुजस्मा लगा दिया। बाबा शिव जो है वो तो इनका है ही, जो है वो इनके लिए जो है वो एक देवता है जो डिस्ट्रक्शन का देवता है, और ये नरेंद्र मोदी का आइडियल है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो एक दीवाना, एक पागल, एक जो दहशतगर्द, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल औसान खता हो चुके हैं और पूरे खित्ते के 3 अरब लोगों के लिए जो है वो उनकी जानों का प्यासा बना हुआ है। इस शख्स को तो मेरे ख्याल में खुद अब जो है वो आरएसएस ये कह रही है कि 75वीं सालगिरह पे मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। तो मैं और आप तो चलें दूर की बात है, उनके तो अपने मुल्क में जो है उसको लान तान की जा रही है। मतलब हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में अदम एतमाद तहरीक जो है वो वहां की पार्लियामेंट में आ जाए नरेंद्र सिंह मोदी के अगेंस्ट। जी जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है आप देख लें ना, वो अब की बार 400 पार का नारा लगाता था,
पता चलता है कि अभी मांगे तांगे की हुकूमत पे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ भी, अब वो फौज, जो आपने शुरू में सवाल जो सबसे पहला था, वो फौज को एज अ टूल इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। उसकी तमाम तर तवानाइयां ये हैं क्योंकि उसके अंदर की पॉलिसी इतनी कमजोर, इतनी नाकिस हो चुकी है, वो अवाम नास को उनको डिलीवर करने में जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। इस वजह से वो अपना जो माइंड सेट है आरएसएस का दहशत गर्दाना माइंड सेट, जिसका जो पॉलिटिकल चेहरा है वो बीजेपी की शक्ल में है, वो ये चाहता है कि किसी सूरत मैं अपनी कमियों कोताहियों के ऊपर जो है वो पानी डालूं, उनके ऊपर एक पर्दा डालूं और पाकिस्तान को जो है वो निशाना करूं, चीन को निशाना करूं, ताकि जो है वो लोग इधर उधर सोचते रहें बजाय इसके कि असली मुद्दे के ऊपर आए। ये है इसकी मोदी की पॉलिसी। ठीक है, ठीक है। खालिदा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि आइंदा साल जो है नेपाल में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया है। आप समझते हैं क्या नेपाल में सियासी अदम इस्तेहकाम का खित्ते की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि खित्ते के ऊपर कोई पड़ेगा। और नेपाल जो है वो आई थिंक स्टेबिलिटी की तरफ इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा। इसी क्योंकि बहुत जरूरी है कि साउथ एशिया के अंदर, देखिए हमने पिछले 5 से 8 साल के अंदर श्रीलंका को उसकी स्टेबिलिटी को खराब होते हुए देखा है, अब नेपाल को देखा है, बांग्लादेश को देखा है, साउथ एशिया इंडिया को देखा है। हमने साउथ एशिया एक बहुत इम्पोर्टेंट खित्ता है और हम ये चाहेंगे, कम से कम मैं पर्सनली ये चाहूंगी कि ये खित्ते के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो और सोशल स्टेबिलिटी भी हो। इसलिए क्योंकि अगर ये खित्ता जो है, ये देखिए हमें याद रखना चाहिए ये SDGs का ईरा है। अगर यहाँ पे हम अपनी तरक्की नहीं देखेंगे तो ये बहैसियत खित्ता जो है ना, एज ए रीजन, ये बहुत बैकवर्ड होता जाएगा। तो हम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री तो आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, मगर उसको सस्टेनेबल नहीं बना सकते जब तक खित्ते के अंदर ये तरक्की ना हो। ये हिंदुस्तान को समझना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसने ये समझा कि मैं अपनी प्रोग्रेस करता रहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ द अदर रीजनल कंट्रीज। तो पाकिस्तान को ये सोच कभी नहीं रखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि नेपाल को जितनी जल्दी अभी ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है और हम ये समझते हैं कि इसके अंदर जो है वो पायदार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। साथ ही साथ खालिदा गौस साहब, आपको भी बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। नाजरीन, इस वक्त हुआ है ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।